नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आज कक्षा 6 की विज्ञान भारती 1 अभ्यास कार्य पुस्तिका को हल कराने की कोशिश की जा रही है और ये थोड़ी सी आज कम अच्छी स्कैन हो पाई है बुकलेट। तो इकाई हमारी है 12 और अध्याय का नाम है हमारा गति। ठीक है, आइए अब हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाट करके अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। नंबर 1 है ओडोमीटर, जिसको कि हिंदी में कहते हैं पदगामी द्वारा निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? वाहन की चाल को, वाहन की दूरी को, वाहन के विस्थापन को या वाहन के प्रदूषण को। तो आपको पता है ओडोमीटर जो है वो बताता है वाहन के द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर हम लोग निशान लगाएंगे कि ओडोमीटर जो है वो हमें वाहन की जो द्वारा तय की गई दूरी है उसे बताता है। तो दूसरा विकल्प हमारा सही रहेगा। तो जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि ओडोमीटर या पदगामी के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर हम बात करें कि वाहन की चाल का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख करके बताई दे रहे हैं। तो ये है हमारा स्पीडोमीटर। इसके बाद ये वाहन का विस्थापन। तो भाई वाहन का विस्थापन पता करने वाली कोई मशीन नहीं है, लेकिन अगर फिर भी प्रश्न आ जाता है और ये कहें तो हम ओडोमीटर ही बताएंगे। ठीक है, इसके बाद वाहन का प्रदूषण। तो भाई वाहन का प्रदूषण चेक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए जो है हमारा प्रदूषण इंडेक्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है? प्रदूषण इंडेक्स, और जिसको गैस विश्लेषक। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो वाहन का प्रदूषण है उसको चेक करने के लिए गैस विश्लेषक का प्रयोग करते हैं। गैस विश्लेषक। चले भाई आगे चलते हैं। खा नंबर है, करें दिए गए चित्र में विस्थापन न्यूनतम होगा। भाई यहाँ पर देखिए चित्र मिस है, लेकिन अगर हम पुरानी किताब नई किताब में देखेंगे तो चित्र मिस है, लेकिन अगर हम पुरानी किताब में देखेंगे तो इसका चित्र बना हुआ है। और वो चित्र कैसा है? वो चित्र हमारा गोल है। तो हमने इस तरीके का एक गोला बनाया। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इस चित्र में विस्थापन क्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ से ए से चलना प्रारंभ किया गया है और वापस वृत्ताकार पथ पर चलते हुए वो पुनः बिंदु ए पर आ गया है। ठीक है, तो आपको पता है विस्थापन क्या होती है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कहलाती है हमारी विस्थापन। ठीक है, और ये पथ कैसा है? ये पथ वृत्ताकार है। तो इसका मतलब ये है कि विस्थापन न्यूनतम कब होगा? तो न्यूनतम विस्थापन का मतलब होता है विस्थापन शून्य। ठीक है, तो वो हो जाएगा एक चक्कर लगाने में। जब एक चक्कर लगाया जाएगा तो कोई भी वस्तु जिस जगह से चलना प्रारंभ करेगी पुनः उसी जगह पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस ऐसी स्थिति में विस्थापन न्यूनतम होगा। चलिए आगे चलते हैं। गा नंबर करें गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ठीक है, आप कह रहे हैं गतिशील वस्तु के लिए क्या असत्य है? तो भाई समय के साथ दूरी अपरिवर्तित रहती है, समय के साथ दूरी परिवर्तित होती है, समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तित होती है और गतिशील वस्तु में इसके बाद समय के साथ दूरी, समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तित होती है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन। ठीक, तो भाई हमको पता है यहाँ पर क्या सत्य लग रहा है कि समय के साथ दूरी अपरिवर्तित रहती है। जाहिर सी वस्तु है, बात है कि अगर कोई गतिशील वस्तु है तो समय के साथ दूरी परिवर्तित हो जाएगी। तो ये समय के साथ दूरी अपरिवर्तित रहती है, यह असत्य प्रतीत हो रहा है। पहला विकल्प हम लोग चुन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी गतिशील वस्तु में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो कह रहा है कि यहाँ पर दूरी शून्य, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दूरी शून्य होने पर विस्थापन अवश्य शून्य होगा। इसके बाद चाल शून्य होने पर वेग अवश्य शून्य होगा। फिर वेग शून्य होने पर आवश्यक नहीं है कि चाल शून्य है। और इसके बाद उपयुक्त सभी। तो भाई आपको पता है कि दूरी शून्य होने पर विस्थापन अवश्य शून्य होगा। ठीक है, ये सत्य लग रहा है। चाल शून्य होने पर वेग अवश्य शून्य होगा, ये भी सत्य लग रहा है। लेकिन वेग शून्य होने पर आवश्यक नहीं है कि चाल शून्य हो, ये हमारा असत्य महसूस हो रहा है। तो तीसरा विकल्प जो है वो सही रहेगा। और इसके बाद चौथा है उपरोक्त सभी। तो जब हमें आंसर मिल चुका है तो उपरोक्त सभी की चर्चा करना बेकार है। करें कि चित्र को देखकर गति को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि आपसे कह रहा है कि आपको देखना है और सुमेलित करना है। तो पहला जो है आपका वो हमारा
किससे संबंधित है, ये थोड़ा सा हम छोटा करेंगे तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब पहला आप देख रहे हैं कि चित्र की गति को देख करके सुमेलित करना है, तो पहला जो है वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो ये वृत्तीय गति कहलाएगी, तो पहले को हम वृत्तीय गति से मैच कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला चलेंगे। अगला देखिए कुम्हार की चाक है, ठीक है, और कुम्हार की चाक आपको पता है कि किस तरीके की गति कर रही है, अपने अक्ष के परिता घूम रही है, और ये कहलाएगी हमारी घूर्णन गति, ठीक है। तो कुम्हार के चाक को हम घूर्णन गति से मिला देंगे, तो कुम्हार की चाक को हम लोग जो है वो किससे मिला देंगे, हम इससे मिला देंगे, घूर्णन गति से मिलाएंगे। अब इसके बाद घड़ी के सुइयों की गति, तो वो आपको पता है कि घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो अपने पथ को फिर निर्धारित समय के बाद दोहराती रहती हैं, चाहे वो हमारी मिनट की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे सेकंड की हो, तो ये हमारी कहलाएगी आवर्ती गति, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब है हमारा कौन सा, एक स्प्रिंग लगी हुई है और उसके नीचे कोई एक वजन रखा हुआ है, और इसके बाद हम स्प्रिंग को नीचे की ओर छोड़ करके फिर खींच करके छोड़ देंगे, तो यह हमारी कौन सी गति बन रही है, ये हमारी बन रही है दोलन गति, तो इसको हम दोलन गति से मिला देंगे। अब इसके बाद नंबर आया हमारा, ये जो चौथा चित्र है इसमें सेना के व्यक्ति परेड कर रहे हैं, और आपको पता है कि सेना के व्यक्ति एक सीधी रेखा में परेड करते हैं, तो इनकी गति जो है वो हमारी कहलाएगी रेखीय गति, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा गति वाला ये चित्र। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यह अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 करें, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। आइए संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। कैसे क्या करना है जा समझते हैं। तो कह रहे हैं कि दिए गए ग्राफ की सहायता से 15 सेकंड के बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई एक ग्राफ बना हुआ है, आप गौर से देख रहे हैं, इसकी एक्स अक्ष पर समय दिया गया है, वाई अक्ष पर दूरी दी गई है। तो अगर हम 15 सेकंड के बाद अगर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो 15 सेकंड के बाद दूरी कितनी होगी, 10 मीटर दूरी होगी। कितनी दूरी होगी, 10 मीटर। ग्राफ में आप देख रहे हैं कि अगर आप 15 पर पहुंच जाएं और ऊपर की ओर काउंट करें तो 10 मीटर की दूरी वो तय करके चल रहा है। तो यहाँ पर हमारी दूरी जो है 15 सेकंड के बाद वो है 10 मीटर, और चाल हमें बतानी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 10 मीटर, समय कितना है 15, तो ये हो जाएगा आपका 10/15, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 10/15 मीटर प्रति सेकंड। आप चाहें तो दशमलव में निकाल सकते हैं, आप चाहें तो काट भी सकते हैं। चलिए भाई अब इसको जो है हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो दूरी है अगर हम देखेंगे तो 5 सेकंड में भी दूरी कितनी है, 10 मीटर। 10 सेकंड में भी दूरी कितनी है, 10 मीटर। 15 सेकंड में भी दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो 15 सेकंड के बाद जो उसकी दूरी होगी वो हम भर देंगे 10 मीटर। आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि 15 सेकंड के बाद चाल क्या होगी। तो भाई अभी अभी हमने आपको बताया था कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और अभी मैंने ये बोला था कि दूरी 10 मीटर है और समय 15 सेकंड है, तो ये हो जाएगा आपका 10/15 इकाई लगेगी मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अब मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि 5 सेकंड के बाद भी वो वस्तु 10 मीटर की दूरी पर है, 10 सेकंड बाद भी वो वस्तु 10 मीटर की दूरी पर है, 15 सेकंड बाद भी वो वस्तु 10 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये है कि अब वो वस्तु रुकी हुई है, इसलिए जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। अगला है ख नंबर, करें यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान रूप से गति करता है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। करें 5 चक्कर बाद विस्थापन का मान कितना होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन कहलाएगी। और 5 चक्कर तभी पूरे माने जाएंगे जब वो वस्तु, ठीक है, 5 चक्कर तभी पूरे माने जाएंगे जब वो वस्तु क्या करेगी कि पुनः चक्कर लगाते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस आधार पर आप समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, इस आधार पर आप समझ पा रहे हैं हमें क्या करना होगा। हमें 5 चक्कर के बाद जो विस्थापन बताना है, तो वो विस्थापन स्वतः कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हम लोग जो है विस्थापन 5 चक्कर के बाद जो है वो भरेंगे कितना, 0, और इकाई लगा देंगे मीटर। तो यहाँ पर हो गया आपका 0 और मीटर। मीटर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है वो मीटर में दी गई है। अगला है, करें 2.5 चक्कर के बाद विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो 2.5 चक्कर के बाद विस्थापन कितना होगा। तो भाई सबसे पहले तो हमको एक वृत्ताकार पथ बनाना होगा। हमने एक वृत्ताकार पथ बना दिया। इसके बाद मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे हमने ये बना लिया। अब 2.5 चक्कर क्या है, ये ए से चलना प्रारंभ करता है, घूमता हुआ ए पर आता है तो पहला चक्कर, फिर घूमता हुआ पुनः ए पे आता है तो दूसरा चक्कर, और फिर ए से घूमता हुआ बी पर पहुंच जाता है तो ये 2.5 चक्कर हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 2.5 चक्कर में हमको जो है वो विस्थापन निकालना है, कितना होगा। तो आपको पता है कि जो पथ की त्रिज्या है वो कितनी है, ये है हमारी 5 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे वृत्ताकार पथ की क्या, परिधि। ठीक है, तो परिधि क्या होगी, परिधि होगी आपकी, यहाँ पर लिखेंगे परिधि, और ये हो जाएगी आपकी 2πr। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान कितना है 22/7, और गुणे आर का मान कितना है 5। तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 पाई। ठीक, और इकाई क्या लगा देंगे, मीटर। ठीक, अब अगर गौर से देखेंगे तो सबसे पहले हमको ये समझ में आया कि जो नहीं अपनी बात को वापस ले लें। ठीक है, यहाँ पर दूरी की बात करता तो हम परिधि के आधार पर चलते। अब चूंकि हमने परिधि निकाल दी है तो जरा समझने की कोशिश करेंगे। अगर वो आपसे पूछे कि 2.5 चक्कर के बाद तय की गई दूरी कितनी है, तो भाई पहले चक्कर में वो 10 पाई दूरी तय करेगा, दूसरे चक्कर में 10 पाई दूरी तय करेगा, और तीसरे चक्कर में 5 पाई दूरी तय करेगा, तो टोटल 25 पाई दूरी तय कर लेगा। लेकिन अगर विस्थापन की बात करेंगे तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है, और वृत्ताकार जो पथ की त्रिज्या है वो कितनी है हमारी, 5 मीटर। तो भाई अगर पथ की त्रिज्या 5 मीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा हमारा त्रिज्या का 2 गुना 10 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 चक्कर के बाद विस्थापन, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 2 गुणे त्रिज्या, क्योंकि जो इस समय विस्थापन है वो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की न्यूनतम दूरी रहेगी, और ये हो गया आपका 2 गुणे 5 बराबर 10 मीटर। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने 2.5 चक्कर के बाद विस्थापन को काउंट किया है। और बताते समय हमसे थोड़ी गड़बड़ी हुई थी। 2.5 चक्कर के बाद हम परिधि जो निकाल रहे थे उसके माध्यम से हम जो निकालते वो हमारा दूरी विस्थापन ना कहला करके दूरी कहलाता। आगे चलेंगे। अब अगला है क्वेश्चन नंबर गा। करें दिए गए चित्र के अनुसार एक कार 2 घंटे में बिंदु ए से प्रारंभ करके बिंदु बी सी डी ठीक है पर पहुंचती है। करें उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए कितनी है। तो भाई इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी कितनी है, तो ये 4 किलोमीटर। इसके बाद बिंदु बी से बिंदु सी के बीच की दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर। बिंदु सी से बिंदु डी के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 10 और 18 और 18 और 4 22, तो ये हो गया आपका 22 किलोमीटर। ये जो हमारी कार है ये बिंदु ए से बिंदु डी तक पहुंचने में 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आप कह रहे हैं कि विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो विस्थापन क्या है, अभी अभी आपको पता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कहलाती है विस्थापन। और यहाँ पर जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है वो है ए और जो अंतिम बिंदु है वो है हमारा डी। तो ए और डी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो हमें यहाँ चित्र में दी गई है 10 किलोमीटर। तो हमारा विस्थापन भी जो है वो हमारा 10 किलोमीटर हो गया। चलिए भाई अगला सवाल करते हैं। करें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या उत्तर है, करें वेग का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो भाई वेग का एसआई पद्धति में मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। आगे चलेंगे। अब है एक दिन में कितने घंटे होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं हमारे 24 घंटे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 24 घंटे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, करें दिए गए दूरी ग्राफ समय
में ज्ञात कीजिए। यदि गति O से प्रारंभ होकर बिंदु S पर समाप्त होती है तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको बताने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए भाई हम समझते हैं। एक ग्राफ हमारे सामने बना हुआ है, इसको दूरी समय ग्राफ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको हल करते हैं, कैसे क्या जरा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिए कर रहे हैं चली गई दूरी क्या है। तो भाई देखिए यहाँ पर सबसे पहले बिंदु O से बिंदु P पे पहुँचेंगे, बिंदु P से बिंदु Q पे पहुँचेंगे, बिंदु Q से बिंदु R पे पहुँचेंगे, बिंदु R से बिंदु S पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको काउंट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो चली गई दूरी है वो कितनी है। तो बिंदु जो P पर है तो उस समय चली गई दूरी कितनी है 15 मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 15 मीटर प्लस इसके बाद बिंदु P से जो बिंदु Q है तो वो 15 मीटर की ही भी स्थिति पे है। फिर बिंदु R पे पहुँच रहा है तो हम लोग R पे पहुँचने के लिए वो ऑलरेडी P पर था, सीधा ग्राफ करके देखेंगे 25 में 15 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है 10 मीटर। इसके बाद फिर हमारा कहाँ पर पहुँच रहा है, वो पहुँच रहा है S पर। तो वापस S पर आने के लिए फिर वो कितना चलेगा, वो चलेगा हमारा 25 मीटर। तो 25 मीटर को जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 25, 10 35, 5 40, 10 50, तो ये हो गया आपका 50 मीटर। चलिए आगे अब कह रहे हैं औसत चाल क्या होगी। तो आपको औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है कुल दूरी और लगा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका औसत चाल, तो ये हो जाएगा आपका औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारी कितनी है, कुल दूरी हमें दी गई है 50 मीटर और कुल समय हमें कितना लग रहा है 16 मीटर। तो ये हो जाएगा 16 48, हासिल कितना लगा बचा 2, तो दशमलव लगा तो 0 बढ़ गया, फिर हो जाएगा 16 कम 16। अब 20 में 16 घट गया तो 4, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 48, तो ये हो जाएगा आपका 3.125 और इकाई क्या लग जाएगी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला है करें कब से कब तक वस्तु विरामा अवस्था में रहेगी। तो भाई आपको पता है कि बिंदु Q से बिंदु P से बिंदु Q तक वस्तु जो है वो विरामा अवस्था में रहेगी, क्योंकि उस समय 6 सेकंड में भी 15 मीटर की दूरी तय की थी, 8 सेकंड में भी 15 मीटर की दूरी तय की थी। तो यहाँ पर लिखेंगे P से Q तक, ये लिख दिया हमने P से Q तक। आइए अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं 2 कारें A और B P और Q से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि कार A बिंदु Q तक तथा कार B बिंदु P तक 5 मिनट तथा 10 मिनट में पहुंचती हैं तो किस कार की चाल अधिक है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। तो भाई आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार A जो है वो दूरी कितने समय में तय कर लेती है, ये तय कर लेती है 5 मिनट में, और कार B कितने समय में दूरी तय करती है, ये तय करती है हमारी 10 मिनट में। ठीक है, ये हो गया, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखना है कि हमारी कह रहा है कि किस कार की चाल अधिक होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से हमारे निकल रहा है कि चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा समय। इसका मतलब ये है कि अगर समय कम होगा तो चाल ज़्यादा होगी, समय ज़्यादा होगा तो चाल कम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो चाल और समय के बीच में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। ठीक, इसीलिए कार और ये कार A की चाल ज़्यादा है, चूँकि वो P और Q के बीच की जो दूरी है उसे 5 मिनट में पूरा कर लेती है, और कार B की चाल कम है चूँकि ये दूरी वो 10 मिनट में तय कर पा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कार A द्वारा बिंदु P से बिंदु Q तक पहुँचने में
5 मिनट लग रहा है, वह कार बी द्वारा 10 मिनट का समय लग रहा है, इसलिए चाल व समय के आधार पर चाल व समय के संबंध आधार पर कार ए की चाल अधिक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो अध्याय 12 जिसका नाम मापन था वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।